बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका। और हम जो चर्चा कर रहे हैं बेटा ज्योग्राफी पर, उसको क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपकी तरफ से जो प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है अरिहंत की तरफ से, उसका चलिए करते हैं शुरुआत। तो बेटा यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी पर, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ज्योग्राफी का मैटर कहाँ से मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मार्केट से ये बुक परचेस करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रीलिम्स पॉसिबल कंफर्म है कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं, पढ़ाई को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो इस बुक के द्वारा ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो क्लियर हो सकते हैं, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात आती है कि इस बुक की खासियत क्या है। तो बेटा 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आईएएस में हुआ हो या पीसीएस में, स्टेट एग्जाम में जितने भी हुए हैं, सभी प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। और इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक में किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकें। दूसरा, 100% एरर है, और एरर के साथ साथ उसकी विशेष रूप से व्याख्या की गई है कि जहां भी बच्चे को डाउट रहता है उसकी व्याख्या को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, जैसा आज की क्लास में हम लोग स्पष्ट करेंगे। दूसरा, टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस दिया हुआ है। ये बड़ा बेहतरीन बुक के अंदर एक कहना चाहिए बॉक्स दिया गया है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके क्लियर नहीं होते, जिसके लिए बहुत सारे स्रोत की आवश्यकता होती है। तो वो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सभी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए 4500 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे विगत वर्ष के, ताकि आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। अब बात आती है कि सर इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी बुक हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास आपको मिल जाएगा, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी बुकें आपको मिल जाएंगी। और ये बुक आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। जहां हमारी क्लास रुकी हुई थी उसके आगे क्लास की बेटा करेंगे शुरुआत। तो आज हमारा टॉपिक है आर्द्रता और वर्षण। आर्द्रता और वर्षण क्या होता है, तो पहले इसके परिचय से समझते हैं। देखिए, इस बुक की खासियत यही है, हर टॉपिक को बिल्कुल गंभीरता से लिया गया है और एक सामान्य बच्चे तक उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी उसको आवश्यकता है सभी बिंदु इसमें आपको उसके परिचित होंगे। तो देखिए, आर्द्रता होता क्या है, तो यहां परिचय से स्पष्ट हो रहा है कि आर्द्रता किसे कहा जाएगा। भी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। भी वायुमंडल में जो जल वाष्प पाया जाता है बेटा, जो हमने पिछली क्लास में देखा कि जल वाष्प वायुमंडल में लगभग 4% तक पाया जाता है। भी वायु में नमी का परिमाण, मतलब पूरे वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है, आपने देखा कि हम जब बाहर निकले तो हमारे शरीर को, बाइक पर आप चल रहे हैं, गर्मी हो रही है, लेकिन जब बाइक पे चलेंगे तो आपको हवा लगती है, ठंड महसूस होती है गर्मी में भी। तो वो उसका रीजन क्या है कि वायुमंडल में जो नमी है, उस नमी को जो है, वायु में जो नमी की परिमाण मात्रा जो होगी, उसी को हम बोलेंगे कि वो क्या होगी, उसकी वायुमंडल की आर्द्रता होगी। और पूरे वायुमंडल में अगर एवरेज निकाला जाए तो जल वाष्प की जो मात्रा निकल कर आती है वो आपकी कितनी आती है बेटा, 4% के आसपास आती है। दूसरा, वायुमंडल में आर्द्रता 0 से 4% होती है। बिल्कुल क्लियर बात, ज्यादा से ज्यादा जो होगी वो 4% होगी, और 0 से 4 के बीच में उसका क्या करा जाता है, आकलन किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है, मौसम उमस होता है, जलवायु अवशोषण की समृद्धता आर्द्रता पर सामर्थ्य तौर पर होती है। ग्रीष्म ऋतु की जो आर्द्रता होती है, जो मैंने अभी आपको स्पष्ट करी कि वायुमंडल की नमी की मात्रा को अगर देखा जाए तो आर्द्रता जो होती है, मौसम कैसा होता है उसमें, उमस। उमस का मतलब जैसा हमारे यहाँ जून में मौसम होता है, या ऐसा कहा जाए जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है, उस तरीके की कंडीशन जो होती है वो यहां पर बनती है। जलवायु अवशोषण की क्षमता होती है कि जलवायु को क्या करती है, जो मौसम में नमी होती है उसको क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से मौसम में क्या बन जाता है, उमस की मात्रा बन जाती है। दूसरी बात,
आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर आर्द्रता का मापन किया जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर में मापन किया जाता है कि वायुमंडल में जो आर्द्रता होगी, और आर्द्रता मैंने बताई बेटा 0 से 4 होगी, तो उसका इकाई का मात्रक जो होगा ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा, हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसको मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। बड़े अक्षांशों के अनुसार आर्द्रता कम होती है। बड़े अक्षांश का मतलब क्या है भाई? अक्षांश की बात अगर हम करें बेटा, तो मान लीजिए भाई पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो बीच वाली लाइन है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री, और ऊपर जब जाएंगे तो सबसे ऊपर जो होगी वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। तो बढ़ते अक्षांश के अनुसार आर्द्रता क्या होती है? कम होना। जैसे जैसे मौसम, या मान लीजिए पृथ्वी के किसी भी बिंदु से अगर हम उत्तर की ओर चलते हैं या साउथ की ओर चलते हैं तो आर्द्रता क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसका रीजन क्या है? वो रीजन देखो यहां स्पष्ट हो रहा है भाई। ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता क्या होती है? अधिकतम होती है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर आर्द्रता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर और दिन और रात भी बराबर होता है। सूर्य हमेशा यहाँ 12 महीने समान रूप से चमकता है, इसलिए यहां पर गर्मी अधिकांश तौर पर पाई जाती है। और इसके जो अक्षांश रेखा है इसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ के जितने भी देश है वहां हमेशा गर्मी बनी रहती है। रीजन पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि सूर्य का प्रकाश जो है वहां पर लंबवत चमकता है, इस वजह से यहाँ पर आर्द्रता ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते चले जाएंगे आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाएगी। उसका रीजन है सूर्य के प्रकाश का तिरछा होना। तो सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे तिरछा होता चला जाएगा, आर्द्रता कंफर्म है कि आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आती है आर्द्रता के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा आर्द्रता को मापन किया जाता है। तो आर्द्रता के मापन की अगर हम बात करेंगे इकाई के आधार पर या उनके प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो प्रकार पाए जाते हैं, एक है आपका निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है भाई? निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, प्रति इकाई, एक इकाई या एक प्रति इकाई के आयतन का जो दायरा होगा उसमें जो वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प होगा उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, और प्रति घन मीटर में मापन व्यक्त किया जाता है। ये तो कंफर्म है कि प्रकार कोई सा भी हो, लेकिन उसका मापन जो किया जाएगा ग्राम प्रति घन मीटर में ही किया जाएगा, और उसके लिए उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है बेटा वो हाइग्रोमीटर उपकरण का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, विशिष्ट आर्द्रता की बात करें, एक होती निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता वायु के प्रति इकाई आयतन में जो आपका विद्यमान जलवाष्प होगा, जितनी जलवाष्प पाई जाएगी उसके आधार पर मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता की बात करें, वायु के प्रतिभार में विद्यमान, कि जिस क्षेत्र में वायु है तो वायु के भार में जितनी भी जलवाष्प की मात्रा होगी उसको बोला जाता है विशिष्ट आर्द्रता। और यहां पर वायु की प्रति इकाई की बात की जा रही है, दोनों में अंतर समझिए। यहां पर प्रति इकाई, हर इकाई को अलग अलग आंका जाएगा, और यहां पर पूरे वायुमंडल में वायु में जितनी भी जलवाष्प होगा उसको विशिष्ट आर्द्रता के अंतर्गत रखा जाएगा। ग्राम प्रति किलोग्राम इकाई के तौर पर इसका मापन किया जाता है विशिष्ट आर्द्रता का। जबकि अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता, मतलब सापेक्ष छोटा सा, तो किसी भी तापमान पर वायुमान में उपस्थित जलवाष्प एवं जलवाष्प धारण करने की क्षमता का जो अनुपात निकलता है उस अनुपात को क्या बोला जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत रखा जाता है। प्रतिशत के रूप में क्या किया जाता है? इसका मापन किया जाता है। दूसरी बात समझते हैं, आगे जो आती है अब जरा आर्द्रता एवं वर्षण, इसको जरा समझेंगे। भाई वर्षण क्या होता है? जल की बूंदों या ठोस हिमखंडों के रूप में धरातल पर गिरना। भाई बरसात के तौर पर देखा जाए तो बरसात या तो बूंद के रूप में गिरेगी या ठोस रूप में गिरेगी। उत्तर भारत, उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जितना भी जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाकर देखेंगे तो ये बनता है। वर्षण के रूप में बात करें तो ये ओस के रूप में उत्पन्न होती है, कोहरा के रूप में होती है, या
तुषार के रूप में उपलब्ध होती है। इसके प्रकार की बात करें तो एक होती है संवहनीय वर्षा और एक होती है उसके अंदर जिसको हम मेघ के तौर पर जाना जाता है या चक्रवातीय वर्षा के तौर पर जाना जाता है, जो तूफानों के दिनों में आती है। जैसे हमारे यहाँ बात करेंगे तो सर्दियों के दिनों की जो वर्षा है वो आपके इसके अंतर्गत आएगी। अब देखिए संवहनीय वर्षा क्या होती है, स्थल से वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके द्वारा जो मेघ है अपनी जगह रुके और एक समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, बरस जाते हैं, तो ये कहलाता है संवहनीय वर्षा। इसकी विशेषता क्या होती है भाई, गरज कर चमक के साथ घनघोर वर्षा उत्पन्न करना। और यह स्थिति जो बनती है ये स्थिति हमेशा विषुवत रेखा पर बनेगी, जो पृथ्वी का बिल्कुल सेंटर लाइन है, जो इक्वेटर लाइन है, यहां पर ये हमेशा स्थिति बनी रहेगी। उस क्षेत्र में गरज और चमक के साथ जो घनघोर वर्षा होती है विषुवतीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में वर्षा भर होती है। रीजन क्या है बेटा, ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री वाला, यहां पर जो वर्षा होगी ये वर्षा समान रूप से होती है। यहां पर हमेशा वर्षा और टेम्परेचर समान रूप से एक जैसा बना रहता है और ये जो वर्षा होती है इसी वर्षा को यहाँ पर संवहनीय वर्षा के तौर पर जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो नमी है, वायु जो है वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाकर मेघों को रोकती है और मेघ एक समय के बाद ये कहते हैं बरसते हैं। संवहन के कारण जो वर्षा होती है दोपहर के बाद वर्षा होती है और विषुवतीय क्षेत्र में होती है। इसका सीधा सीधा प्रमाण अफ्रीका में देखा जा सकता है। इस तरह की वर्षा का प्रमाण आपको अफ्रीका के मध्य भाग में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चक्रवातीय वर्षा की बात करें तो चक्रवात जो है चक्रवातीय गर्म हवाओं के तौर पर मापा जाता है और इसकी विशेषता होती है कटिबंधीय चक्रवात, जिम्मेदार चक्रवात या मार्ग में मूसलाधार वर्षा। भारत के पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवातीय वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ मैंने कहा ना जो सर्दियों के दिनों में होगी, भाई आपका ये पश्चिमी विक्षोभ ये वाला क्षेत्र जो होगा, इधर से जो वर्षा आएगी, इस वाले क्षेत्र से जो वर्षा आएगी उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। पर्वतीय वर्षा जो होगी, जो पर्वतों के क्षेत्र में होगी, इनकी विशेषता क्या है, पर्वतों की पवन विमुखी ढालों पर तीव्र वर्षा होती है। भाई यहां से तो वायु गई और यहां से वायु जाकर ढालों पर जो वर्षा करेगी, इस क्षेत्र में जो वर्षा करती है, भाई मानसून इधर से आया तो इस क्षेत्र में बरसेगा और अगर मानसून इधर से आएगा तो इस क्षेत्र में बरसेगा। इस तरह की जो वर्षा होगी वो पर्वतीय वर्षा के तौर पर जानी जाएगी। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो पर्वतों के पवन विमुखी होती है, पर्वतों के अपोजिट साइड में ढालों पर तीव्र वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा और अन्य नामों से इसको जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम आगे देखते हैं तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, अब देखते हैं जो हमने चर्चा करी है उसके आधार पर प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का यह प्रश्न है। देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देता है। आर्द्रता परिणाम किसका होता है, आर्द्रता का परिणाम जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, बाष्पीकरण पर करता है, बाष्पोत्सर्जन का होता है बेटा, ऊष्मा की उपस्थिति का होता है, ये हवा में नमी की उपस्थिति का होता है। जल्दी से बताते चलेंगे सभी बच्चे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है। भाई आर्द्रता की बात करी, आर्द्रता क्या होता है, भाई आर्द्रता कौन सी, सबसे पहले बात आती है कि आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां होगी। तो आर्द्रता जो होगी भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर आर्द्रता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आर्द्रता सबसे ज्यादा जो होगी, पहली बात वो कहां होगी, आपके विषुवत रेखा पर होगी या किसी भी स्थान से आप कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ से अगर कंपेयर करेंगे तो साउथ वाले भाग में ज्यादा आर्द्रता होगी। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दक्षिण भारत में आर्द्रता ज्यादा होगी उत्तर भारत के मुकाबले। इस आधार पर तो हवा में जो नमी होती है, नमी जो होती है यह हम कह सकते हैं जो जल वाष्प होता है। जल वाष्प कितना होता है, अभी हमने देखा बेटा 0 से 4% तक जल वाष्प पाया जाता है और हवा में जो नमी की उपस्थिति का जो आकलन किया जाता है उसी को हम आर्द्रता के तौर पर जानते हैं। तो आंसर होगा हवा में नमी की उपस्थिति। तो हवा में जितनी भी नमी है उस नमी को आकलन जो किया जाता है 0 से 4 के तौर पर मापा जाता है। ठीक, आइए बात को जरा समझते हैं। देखिए यहां क्लियर है कि आंसर इसका क्या है, डी है। तो आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम होता है।
वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रता को ही आर्द्रता कहा जाता है कि जल वाष्प में कितनी, वायुमंडल में जल वाष्प की परसेंटेज कितनी है, मात्रता कितनी है, उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। भाई तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता में क्या होती है, कमी भी बढ़ोतरी होती है। आर्द्रता में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ये बात स्पष्ट है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को स्पष्ट, क्योंकि नमस्ते बेटा, नमस्ते दीप सिंह, नमस्कार बेटा, क्यों क्लियर है बात। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी, तो इसके स्पष्ट सीधी बात कि विषुवत रेखा पर ही आर्द्रता, या कहीं से भी आप क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आपका बने, आपको यह देखना है कि किस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होगी, किस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जिस क्षेत्र में टेम्परेचर या गर्मी ज्यादा होगी उसी क्षेत्र में हम ये कहेंगे कि आर्द्रता जो होगी, आर्द्रता जो है सबसे ज्यादा जो होगी उसी क्षेत्र में होगी। वर्षण की मात्रा सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता उसमें निहित ऊर्जा में सीधा संबंध होता है। ये बात को समझेंगे, उसका जो परसेंट अनुपात जो निकाला जाता है इस पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। नमस्ते सर, नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं बताएंगे बेटा। तो हर कैसा रहा सभी लोगों का, और साथ में आंसर भी देंगे। क्वेश्चन है यूपी लोअर पीसीएस 2002 का प्रश्न आपके सामने आ गया है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या होगा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुल जाने वाला होता है, या उमस वाला होता है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये होगा। तो बेटा ये बात तो हम समझ गए कि आर्द्रता जो होगा वहां पर हमेशा तापमान ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर आर्द्रता भी क्या होगी, आर्द्रता भी ज्यादा होगी। और इसका आकलन का मतलब होता है कि वायुमंडल में, जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में नमी कितनी है, या हम ये कह सकते हैं कि जल वाष्प कितना है, उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। और इसका सीधा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो इस बार आप देखना भाई, जुलाई अगस्त के बीच में जो मौसम होता है वो मौसम कैसा रहता है, आपने नोट करा होगा। उस समय वायुमंडल में क्या होता है, उमस वाला मौसम होता है। तो उमस वाली कंडीशन जो बनेगी, तो ग्रीष्म काल में आर्द्रता का जो अनुभव किया जाता है वो कैसे मौसम में किया जाता है, उमस वाले मौसम में किया जाता है। दीप सिंह का आंसर बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर आया। आइए बात को जरा अब यहां समझ लेते हैं। तो बिल्कुल दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही आया कि सर आंसर तो इसका डी है। अब देखो बेटा, भाई ग्रीष्म काल में आर्द्रता ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। आर्द्रता जितनी अधिक होगी, वायुमंडल में उपस्थिति अस्थिरता और झंझावत उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आर्द्र ऊष्मा के तौर पर जाना जाता है। जब ग्रीष्म काल में इसकी मात्रा अधिक होती है तब मौसम उमस भरा हो जाता है और आर्द्रता का मापन वायु में प्रति घन फुट आयतन पर ग्रेन या प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस इकाई का भी आकलन याद रखेंगे कि इसको मापा किस आधार पर जाता है बेटा, लेकिन इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की भी है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है ये आपका। मेघाच्छित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, रीजन बताइए। भूपृष्ठ में निर्मित विकिरण को बादल अवशोषित कर देता है, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है, मेघाच्छित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बादल बहती हुई पवनों को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देता है। तो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बेटा दीप सिंह, दीप सिंह बताइए बेटा, सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, थर्ड का आंसर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये रहेगा। बिल्कुल दीप सिंह जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जल्दी से आंसर देंगे बेटा सभी लोग।
जल्दी से आंसर दे सभी लोग जी। 7। देव सिंह ने आंसर नहीं, जल्दी से आंसर देंगे कि क्या रीजन है कि मेघाच्छिद रातों में ओस की बूंदें जो होती हैं वो ज्यादा बूंदें क्यों नहीं बनती, क्या रीजन है, जल्दी से देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये रहेगा। अभी आपके साथ क्लियर करा है भाई। विकिरण की अगर हम बात करें तो बादल क्या कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो जो विकिरण है वो उसको वापस कर देते हैं। थर्ड का ए नहीं होगा, थर्ड का क्या होगा, बी आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है आईएएस प्री 2006 का ये प्रश्न है बेटा। कथन कह रहा है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित होती है। कि जो वायुमंडल में जो नमी है, नमी किस पर निर्भर करती है, आपके अक्षांश पर निर्भर करती है। अक्षांश अभी मैंने बताया था, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा नमी में क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी। ये बात क्लियर हुई थी बेटा। नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपकी आर्द्रता भी बढ़ेगी। तो आंसर ऑप्शन दीजिए। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हाँ बिल्कुल, हाँ बी होगा बिल्कुल। जल्दी से आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है जी। ए दीप सिंह ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर। भाई वायुमंडल की नमी मात्रा के अक्षांश पर निर्भर करेगी। भाई जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, अक्षांश बढ़ने पर आर्द्रता में क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी। और जल की नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता वो किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि इसको हम देख सकते हैं जुलाई अगस्त के मौसम के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर कि सर इसका आंसर जो होगा ए होगा कि ए सही है, आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्ट तौर पर यहां पर व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए बात को जरा समझें तो बिल्कुल क्लियर है कि सर आंसर इसका ए है। ए आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है, सही तौर पर व्याख्या भी कर रहा है। भाई वायुमंडल में नमी या आर्द्रता की मात्रा अक्षांश से संबंधित होती है क्योंकि अक्षांश में परिवर्तन के साथ वायुमंडल में नमी की मात्रा बदल जाती है। अब बदलने का कारण क्या है, भाई बदलने का कारण यह है कि जैसे ही वही इक्वेटर से हम ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे, ये हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि बेटा जैसे जैसे अक्षांश में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता चला जाएगा उसी आधार पर आर्द्रता भी कम होती चली जाएगी। तो अक्षांश की बढ़ना आर्द्रता की कमी को निर्भर करता है। यही कारण है कि पृथ्वी को विभिन्न कटिबंधों में अक्षांशों के साथ बांटा गया है। हाँ बिल्कुल क्लियर बात है भाई, विभिन्न अक्षांशों के आधार पर इसको डिवाइड करने का रीजन भी यही बनता है। दूसरा, वायुमंडल में आर्द्रता तापमान से भी प्रभावित होती है क्योंकि सूर्य की ऊष्मा अवशोषित करने से पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि पूरा धरातल गर्म नहीं होता क्योंकि सूर्य पृथ्वी के आकार की अगर हम बात करेंगे तो हमने पिछली क्लास में चर्चा करी, पृथ्वी का आकार जियोड आकार होने की वजह से पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। यही प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है जिसके कारण जल वाष्प में कभी कमी तो कभी वृद्धि हो जाती है। आर्द्रता जल वाष्प किसी स्थान पर कम और किसी स्थान पर अधिक पाई जाती है। रीजन बिल्कुल स्पष्ट है भाई, सूर्य का प्रकाश अगर नॉर्थ पोल पर पड़ रहा है तो नॉर्थ पोल पर अक्षांश ज्यादा होगा साउथ पोल के मुकाबले। लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा तो आपका साउथ पोल पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा तो नॉर्थ पोल पर अक्षांश की आर्द्रता क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और साउथ पोल पर आर्द्रता की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है आपकी आर्द्रता पर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आर्द्रता भी बढ़ती ही चली जाएगी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है बादल, मेघ या तड़ित झंझा।
ये क्या होता है, बादल क्या है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये बात को जरा समझते हैं। भाई बादल या मेघ की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसका निर्माण। रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा तापमान के उषांक से नीचे गिरने पर निर्मित होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों या जल सीकरों की राशि संघनन का क्या होता है, परिमाण होता है। दूसरा, अन्य तत्व जो होते हैं, वर्षा उत्पन्न करने की तकनीक जो होती है मेघवीजन के नाम से जानी जाती है। मेघाच्छिद रातों में ओस की बूंदों का क्या होता है, अभाव होता है। बिल्कुल अभाव यहां पर पाया जाएगा, क्योंकि मेघाच्छिद रातों में हमने अभी देखा था उसका प्रभाव पूर्ण रूप से आर्द्रता के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। अब कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को जरा ध्यान से समझेंगे और इनको याद भी करेंगे बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करेंगे। तो देखिए बात को जरा समझते हैं कि ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको सभी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दें कि हाँ ये हमें दिखाई भी दे रही हैं और हम इनको पढ़ भी पाएंगे। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ये मैटर अगर आपको चाहिए तो आप अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ज्योग्राफी की जो बुक है, जो आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाएगी, ये बुक जरूर ले लें ताकि जितने भी पॉइंट हैं जो भी चर्चा हम कर रहे हैं वो सभी इसके अंदर हैं, ये सभी पॉइंट आपको वहां मिल जाएंगे। अब जरा समझिए भाई, बादल के प्रकार की बात करें तो बादल के बेटा अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो पहला है पछाव बादल। अब पछाव बादल की विशेषता क्या होती है, क्या कौन सी कंडीशन होती है जिनके आधार पर इन बादलों को रखा जाता है। तो देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिम क्रिस्टलीय, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उन बादलों को क्या बोला जाता है, पछाव बादल के नाम से जाना जाता है। कोयला और सफेद रेशम के समान होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से काले बादल बन जाते हैं, जैसे अभी पिछले वर्ष आपने देखा होगा एक दिन बिल्कुल काले से बादल बने थे, अगर आपको याद होगा, तो या बिल्कुल सफेद रेशम जैसे बादल बन जाते हैं, उन्हीं बादलों को बोला जाता है पछाव बादल के तौर पर। चक्रवात के आगमन का सूचक, बिल्कुल जो काले बादल बिल्कुल जो बनकर आते हैं उनके बाद अधिकांश तौर पर देखा होगा तूफान या चक्रवात की स्थिति बनती है। तो यह तो हमें पता था कि भाई काले बादल बनेंगे तो तूफान आएगा, लेकिन यह पता चल गया देखिए कि उन्हें क्या बोला जाता है, पछाव बादल के नाम से भी उनको जाना जाता है। दूसरा, स्वच्छ मौसम की सूचना देते हैं, कैसे, अगर बिल्कुल सफेद रेशम वाले बादल होंगे तो ये भी संकेत देंगे कि मौसम कैसा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। दूसरा है पछाव स्तरीय बादल। इनकी बात करें तो सफेद रंग, दूधिया रंग या कम घनत्व वाले होते हैं, और घनत्व को बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। पृथ्वी में जितना हम नीचे चलते चले जाएंगे घनत्व बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व में क्या हो जाती है, कमी होती चली जाती है। इनके कारण दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। चक्रवात के आगमन का सूचक होते हैं और संपूर्ण आकाश में विस्तार तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा होता है पछाव कपाशी बादल। तो नाम से क्लियर हो रहा है, कपाशी बादल तो छायाहीन होते हैं, पंक्तियों और समूहों के रूप में विद्यमान होते हैं। देखा होगा बादल लाइन रुमा चलते रहते हैं, तो लाइन के तौर पर जो आकाश में बादल चलते हैं उनको पछाव कपाशी बादल के तौर पर जाना जाता है। सफेद छोटे गोलाकार रूप में क्या होते हैं, ये विद्यमान होते हैं स्पष्ट रूप से जो आपको दिखाई देते हैं। स्तरीय मध्य बादल दूसरे प्रकार के बादल है, स्तरीय मध्य बादल। इनकी बात करें, भूरा अथवा नीला रंग होता है, बादलों की पतली परत, सूर्य और चंद्रमा धुंधला दिखना। तो आपने देखा होगा बादलों की लंबी सी परत दिखाई देती है जो बादल में जो सूर्य को या चंद्रमा को क्या कर देती है, ढक देती है। जैसे दोपहर के समय में आपने देखा होगा विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की संभावना बनी रहती है। कपासी मध्य बादल की बात करें तो ये श्वेत व भूरा रंग के होते हैं, छायादार लहरों के रूप में विद्यमान और पताका मेघ या अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल वे बादल होते हैं जो समूह, पंक्तियों अथवा लहरों के तौर पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, उनको बोला जाता है आपका स्तरीय कपासी बादल। दूसरा स्तरीय बादल। स्तरीय बादल
कोहरे के समान होते हैं, कोहरे नुमा, जो अचानक बादल छाए आंखों के सामने आ जाते हैं तो कोहरे के रूप में होते हैं। नीला आकाश दिखाई देना, नीले आकाश के तौर पर जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है उसको इसके अंदर रखा जाएगा। वर्षा स्तरीय बादल की बात करें, भूरा अथवा काला रंग होता है। जल वृष्टि अथवा हिमवृष्टि के लिए जाना जाता है। वर्षाधारी बादल के तौर पर इनको जाना जाता है। इसके बाद आता है कपासी बादल। कपासी बादल अधिक घने तथा विस्तृत तौर पर पाए जाते हैं। ऊपरी भाग गुंबदाकार और गोभी के फूल के समान होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऊपरी भाग और गुंबदाकार या गोभी फूल के समान के बादलों को क्या कहा जाता है? कपासी। मतलब इसमें से सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, बुक को जरूर लेना क्योंकि बुक से काफी चीजें क्लियर होंगी। स्वच्छ मौसम के सूचक होते हैं। श्वेत रंग के टुकड़ों में विद्यमान होते हैं। दूसरा होता है बेटा कपासी वर्षा बादल। जो कपासी वर्षा, देखिए यहां पर कपासी मध्य बादल है और पछापी कपासी बादल है, और यहां पर आपका आया कपासी वर्षा बादल जो वर्षा के लिए जाने जाते हैं, जहां पर अत्यधिक लवणता विकास वाले मेघ पाए जाते हैं। वर्षा, ओला, तड़ित जहाज की संभावना बनती है। बिजली की कड़क के साथ जो वर्षा होती है उनको कपासी बादल के तहत रखा जाएगा। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, तो आपने क्षेत्र में जब भी मान लीजिए बिजली चमके और झंझनाट बारिश होगी तो हम कैसे कहेंगे कौन से बादल हैं वो? तो हम उनको बोलेंगे वो बादल कौन से बरस रहे हैं इस समय? कपासी वर्षा वाले बादल के नाम से उनको हम जानेंगे। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों में वर्षा होती है। तो कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो वर्षा होगी वो इसी के तहत होती है। बस तड़ित झंझार की बात करेंगे, एक तीव्र स्थानीय झंझावत, एक तीव्र की तरह आंधी की तरह माली बादल एकदम आए और एकदम बरसकर निकल गए। घने कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करते हैं। बिजली का चमकना और मेघ प्रस्फोट जो होगा वो इनके तहत होता है। कौन से बादल? तड़ित झंझार बादल के नाम से इनको जाना जाता है। अब जो भी हमने अभी तक चर्चा की उस चर्चा के आधार पर अब देखते हैं कितनों को बातें याद हैं और उनके आंसर कौन कौन देता है, देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न आपके सामने आ गया और देखते हैं बेटा इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा। बादल परिणाम है। बादल किस चीज का परिणाम है? बाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास दर के, कैटावेटिक ह्रास दर के, या संघनन के? जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई बादल किस रूप का धारण करते हैं, किस रूप के अंतर्गत का परिणाम जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट दें। भाई बादल की बात करें तो बादल गैस अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था, या हम इनको भी ये कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया जो होगी वो सभी अवस्थाएं जो कहलाएंगी। गैस के रूप में, तरल के रूप में या ठोस के रूप में जो परिवर्तित होने की कंडीशन होती है वो सब किसके अंतर्गत आएगी? सनन के अंतर्गत आएगी। तो सही आंसर जो होगा वो, तो पृथ्वी की सतह में अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल में जो जल वाष्प है, भाई जल वाष्प में सघन के परिणाम स्वरूप ही निर्मित जल कण जो बनते हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं हिमखंडों के समूह के रूप में जो पाए जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर बादल के तौर पर जानेंगे। और वो कंडीशन जो बनती है वो कंडीशन आपकी संघनन के अंतर्गत बनती है। भाई दीप सिंह का आंसर आया, बहुत सही बेटा। आइए इस बात को जरा समझेंगे, बिल्कुल व्याख्या देखिए, आंसर बिल्कुल डी है कि बादल संघनन के परिणाम होते हैं। अब ये होता क्या है? भाई जल के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है इसी को संघनन के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल सीधी बात कि इसका जो आंसर बनेगा डी बनेगा। बिल्कुल वर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर डी, बिल्कुल आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप निर्मित जल कणों या हिमकणों का समूह क्या कहलाता है? बादल के नाम से जाना जाता है। आर्द्र वायु के ठंडा होने से संघनन कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्द्र जलवायु के ठंडा होने से संघनन कैसा होता है, तो स्पष्ट है कैसा होगा? छोटा होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले एमपीपीसीएस प्री 2009 का जो प्रश्न है इसका आंसर कौन सा बच्चा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कम बादल वाला है, कि जहां पर बादल कम पाए जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बताएंगे कि सर वो वाला क्षेत्र ये है जी। पछाप कपासी,
कपाक्ष स्तरी, कुंतल कपासी या वर्षा स्तरी? जल्दी से बताइए कि इसका सही और सटीक आंसर ये होगा। जी देखते हैं कि इसका सही आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने, दीप सिंह वर्मा जी जल्दी से आंसर दीजिए बेटा कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या है। सबसे पहले कौन आंसर देगा देखते हैं। तो देखिए हमने अभी बात करी कपाच, कछाप कपासी, कछाप स्तरी, कुंतल कपासी या वर्षा स्तरी? तो इसका सही आंसर जो होगा भाई यहां पर कछाप कपासी की बात करें तो ये तो कम स्थल वाले बादल नहीं होंगे, ये तो अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो यहां पर कछाप स्तरी जो बादल होंगे वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये सफेद रंग के बादल होते हैं। और यहां पर कह रहा है कम बादल वाला क्षेत्र कौन सा, निम्नलिखित कौन सा स्थान कम बादल वाला क्षेत्र होगा? तो कम बादल वाला क्षेत्र जो बिल्कुल सफेद रहता है उसी को हम बोलते हैं कछाप स्तरीय बादल। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। आइए जरा समझ लीजिए, आंसर बिल्कुल क्लियर है बेटा, बी होगा कि कछाप स्तरीय बादल वाला स्थान होता है। ये स्तरीय बादल सफेद रंग का होता है जो कि आकाश में पतले दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इसके आगमन पर सूर्य की चारों ओर मंडल बन जाता है और ये बादल कम सघन होते हैं और सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ आपका बी। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है, दीजिए इसका आंसर। सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है? स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पछाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, कपाक्ष मेघों के हिमस्फटिकों में या स्तरीय मेघों के धूल कणों में? तो दीजिए इसका आंसर कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने आ गया है और जल्दी से फटाफट आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर, हाँ वर्मा जी ने आंसर दिया, दीप सिंह ने आंसर दिया बी। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर। दीप सिंह आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है, कि ये वाला ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करेगा कि सूर्य का प्रभामंडल, जो प्रभामंडल बनता है बादलों में और सूर्य के चारों प्रकाश के अपवर्तन से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वहां पर आप देखेंगे तो मेघ विस्फोटन जो होता है वो हिम क्षेत्रों में बनेगा। कहां क्षेत्रों में बनेगा? ठंडे क्षेत्रों में बनेगा, हिम क्षेत्रों में बनेगा। और यहां पर अगर देखें तो हिम क्षेत्र ये है, हिम स्फटिकों में बनेगा। कैसे? पछाप मेघलों में बनेगा, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी। भाई इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों के रूप में होता है। छोटे छोटे हिमकणों के रूप में जो बनेगा वहां पर जो बनेगा वो आंसर आपका कौन सा मैच करेगा? सी आंसर होगा जी। चलिए मैच करते हैं बेटा। बिल्कुल सही आंसर इसका क्या है? सी। भाई सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से पछाप मेघों के हिम स्फटिकों से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है। जब सूर्य की किरणें इनसे होकर गुजरती है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल का दिखाई देना निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देता है। भी सूर्य के चारों ओर देखा होगा एक रंगीन कण सा बन जाता है और ऐसी स्थिति जो बनेगी वो हमेशा कहां बनेगी? हिमखंडों के आसपास बनेगी। थर्ड का आंसर बी। बी नहीं होगा बेटा, थर्ड का आंसर क्या था? सी था। आइए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। आईएएस प्री 2004 का ये प्रश्न आपके सामने है और इसका देखते हैं सही आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। पछाप मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, पछाप मेघ समतल आधार दर्शाते हैं तथा उनका स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है, कपासी मेघ सफेद तथा पतले होते हैं, वे सूक्ष्म धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं तथा उनका स्वरूप रेशेदार तथा पंखनुमा होता है, कपासी मेघ का वर्गीकरण उच्च स्तर पर रहने वाले मेघों के रूप में किया जाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये रहेगा। जी जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर, जी बिल्कुल बेटा अभी करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे वर्मा जी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। अभी करते हैं डिफाइन, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
पछाब मेघ की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल से बने बादलों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, और क्रिस्टल से बने जो बादल होते हैं जिनकी ऊंचाई देखी जाए तो ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। तो वो क्षेत्र जो होता है पछाब मेघ हिम क्रिस्टलों से बने हुए क्षेत्र जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। यही स्टेटमेंट सही है कि थोड़ी देर पहले इसी की हमने क्या करी वहां पर अब इस पॉइंट पर डिस्कशन करा था। तो इसका सही और सटीक ऑप्शन कौन सा है? ए होगा, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हाइट जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर के आसपास ये बनते हैं, और ये छोटे छोटे कणों के रूप में बनते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या है, बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर क्या है आपका है दिए गए कथनों में ए क्या है? पूर्ण रूप से सही है। भाई पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिम क्रिस्टलों से बने बादलों को ही क्या कहा जाता है? पछाब मेघ कहा जाता है। ये मेघ कोमल तथा रेशम के समान हो दिखाई देते हैं। जब ये आकाश में अलग अलग होते हैं तब साफ एवं स्वच्छ मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु वहीं जब ये स्तरों में दिखाई पड़ते हैं तब ये चक्रवात या आगमन की सूचित करते हैं। इनके हिमकणों की उपस्थिति के कारण चंद्रमा या सूर्य की किरणों की चमकती हुई रोशनी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल दीप सिंह, आंसर इसका ये था। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न देंगे, और प्रश्न आपके सामने यह है, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्यों? देखिए अभी बादलों के प्रकार के बारे में मैंने आपको चर्चा करी है। आप वर्मा जी पिछली क्लास थोड़े 10 मिनट पहले जाएंगे तो वहां पर इसका एक पूरा एक डायग्राम आपको बताया गया है, उसको अगर देखेंगे तो वहां पर सभी पॉइंट अभी कुछ देर पहले ही क्लियर करे हैं, वहां देखें बेटा, अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं, तो काले दिखने का कारण क्या है? उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकरणों से होती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में परिवर्तित करते हैं, या ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। तो क्या रीजन होगा वर्षा वाहक बादल काले दिखाई देने का कारण क्या है? तो जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का सही और सटीक आंसर ये रहेगा। तो देखिए यहां बात को जरा समझे, भाई बादल को काले दिखने में मुख्य भूमिका के तौर पर देखा जाए तो ऐसे बादलों में जल वाष्प, भाई वायुमंडल में क्लियर है जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है, और जल वाष्प अभी हमने क्लियर करा कि वो कितना है 0 से 4% पाया जाएगा। भाई जल वाष्प में जब उपस्थिति होगी तो अत्यधिक धूल घन क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा, और संघनित होने से वो क्षेत्र कैसा दिखाई देगा? बादल के तौर पर देखा जाए तो काला दिखाई देगा। इसका सही और सटीक आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका डी बना। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है कि सर आंसर इसका डी है कि वर्षा वाहक बादल सामान्यतः काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। बादल मुख्य रूप से हवा को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने एवं उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ओसांक मतलब 0 जी, बहुत दिनों में पहुंचते हैं। जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर उठती है तो तापमान में नमी आ जाने के कारण उसका संघनन होने लगता है, और इस प्रकार की वर्षा वाहक बादल का क्या होता है? निर्माण होता है। जी अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपी लोअर पीसीएस 2009 का यह प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल को किस नाम से जाना जाता है? जो सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जी जल्दी से बताइए। अभी मैं काफी देर से चर्चा कर रहा हूं कि सबसे अधिक ऊंचाई पे जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे सर। सर्वाधिक ऊंचाई पे जो बादल होते हैं उनको मध्य कपासी बादल कहा जाता है, मध्य स्तरीय बादल कहा जाता है, कपासी बादल कहा जाता है, या पछाब स्तरीय बादल कहा जाता है। जो बेटे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, बादलों के सभी प्रकार शुरुआत में डिस्कशन करा है क्लास के, तो वहां पर जाकर उस डायग्राम को जरूर देख लेंगे, या आप नजदीक के बुक स्टोर से ये बुक खरीद लेंगे, इसमें भी सभी बिंदु दिए हुए हैं। तो वहां से आप बादलों के प्रकार, कितने प्रकार के बादल होते हैं और उनकी क्या क्या कंडीशन है, उसकी चर्चा वैसे क्लास में की जा चुकी है। फिलहाल यहां बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। बताइए दीप सिंह क्या आंसर होगा? वर्मा जी जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई मध्य कपासी है तो किल पर, ये तो अधिक ऊंचाई पर होगा नहीं, नाम से ही क्लियर होता है, मध्य है कपासी, तो बिल्कुल क्लियर। काफी देर से हम चर्चा भी कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर कि पछाप स्तरीय जो बादल होते हैं ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं। बिल्कुल वर्मा जी नहीं बेटा,
ये नहीं होगा, कपासी बादल नहीं होता है। वो कैसा होता है, अभी तो चर्चा में काफी देर से एक ही पॉइंट पे तो चर्चा चल रही है काफी देर से आपके साथ। पछाप स्तरीय बादल जो होंगे यही होंगे वे छोटे छोटे हिमकणों के रूप में जो बादल होते हैं। अभी थोड़ी देर से हम किसी पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा कि सर आंसर इसका डी ही होगा। ठीक, आइए देखो बेटा समझ लो, बिल्कुल आंसर इसका डी है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल को पछाव स्तरीय बादल के नाम से जाना जाता है। ये लघु हिमकणों द्वारा निर्मित होते, छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, और इसका उच्च मेघ या बादल होते हैं जो प्राय रेशम की तरह प्रतीत होते हैं। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है, इसलिए इनके होने पर सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो इनका रंग श्वेत हो जाता है। इनकी कम सघनता के कारण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश निर्बाध रूप से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को या चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में मुख्य भूमिका के तौर पर देखा जाए तो वो कौन से बादल हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो बादल कौन से हैं, पछाव स्तरीय बादल हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया आपके लिए कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को लाने में किस बादल की मुख्य भूमिका होगी, तो आंसर आपको क्लियर है कि उस बादल को किस नाम से जाना जाएगा। जी आइए, झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए बेटा, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कि सबसे अधिक वर्षा जो करेगा वो कौन से प्रकार का बादल है जो अधिकतम ऊंचा कहना चाहिए वर्षा के तौर पर जाना जाएगा अधिक से अधिक। कपासी बादल होगा, कपासी वर्षा बादल होगा, वर्षा स्तरीय बादल होगा या पछाव स्तरीय बादल होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई अगर उनकी ऊंचाई की बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी ऊंचाई की बात करो तो 1000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो पाए जाते हैं बादल, उनमें सबसे अधिक वर्षा के तौर पर 4 ऑप्शन में आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी दीप सिंह वर्मा जी जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7 का आंसर ये होगा। देखते हैं किसका आंसर 7 का आंसर आया। भाई दीप सिंह का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। देखिए वर्षा स्तरीय बादल नहीं होगा, देखिए बेटा बात को समझेंगे। इसका जो होगा वो कपासी वर्षा होगा। कौन सा होगा, कपासी वर्षा जो होता है ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जाना उत्तरदायी होता है। भाई वर्षा का जो कहना चाहिए कपासी बादल जो होता है लंबवत रचना वाले बादल होते हैं, रचना के तौर पर सीधे चलते रहते हैं, एक रचना के तौर पर समान रूप से जो बने रहते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो सही आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया बेटा, वर्मा जी का आंसर बहुत सही आया, बी आंसर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल क्लियर आंसर इसका क्या है बेटा, बी है। भाई कपासी वर्षा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये बादल लंबवत रचना वाले बादल होते हैं। इस प्रकार के मेघ सामान्यतः 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जबकि पछाव स्तरीय बादल जो सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई जो होती है लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार की वर्षा का स्वरूप पर्वताकार या गुंबदाकार होता है तथा साथ ही ओले और तेज आंधी अथवा बिजली कड़कड़ाने की भी उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हुआ बेटा वो आंसर क्या रहेगा आपका, बी आंसर रहेगा। आइए यह है आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है आपके लिए। अब देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा और बात आती है कि सही आंसर कौन देगा। देखिए निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलयन अन्य क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो किसका कौन है वो सुझाव देगा। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताएंगे सर। इसका सही और सटीक आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही और सटीक आंसर ये बनेगा। जी जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। जी जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 8 का आंसर दीजिए बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ये होगा। देखिए बात को जरा समझे।
किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल की सरफेट बुलियन अन्य के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो सुझाव की जो बात की जाए तो ये सुझाव जो दिया जाता है भी पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थित होते हैं उस क्षेत्र को दिया जाता है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा डी होगा बिल्कुल सही आंसर। और इसका सुझाव जो दिया जाता है धरातल से कितनी ऊंचाई पे दिया जाता है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिया जाता है। इस बात को ऐसे समझे तो बिल्कुल आंसर आपका डी है। बी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरल तकनीक। तो पछाव मेघ क्या है? पछाव मेघ से देखो बेटा बात स्पष्ट होती है कि पछाव वेग की ऊंचाई जो होगी वो लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी और समताप मंडल में सल्फेट वायु बलियर अत्यंत क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते। भाई समताप मंडल क्या है बेटा? मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में ये आपका क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल कितना है बेटा? क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और समताप मंडल आपका यहां से शुरू हो रहा है। अब बात को जरा समझें, ये पछाव मेघ जो बनता है वो कहां बनता है? भाई उत्तरी ध्रुवों पे बनेगा, ठंडे प्रदेशों में बनेगा। अब ठंडे प्रदेशों में बनेगा तो ये क्लियर है कि 8 किलोमीटर तक ही रहेगा। भाई झंझनाहट बरसात जो होती है वो कितनी रहती है? क्षोभ मंडल वह मंडल है जहां पर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं वो सभी प्राकृतिक आपदाएं इसी के अंतर्गत रहेंगी। तो ये तो क्लियर है कि ये जो वर्षा होगी 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहेगी। और लेकिन समताप मंडल में जो टेम्परेचर है वो आपका 32 या 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक समान तौर पर पाया जाता है। इसलिए वहां पर सल्फर वायु विक्षेपण के उपयोग का सुझाव दिया जाता है ताकि टेम्परेचर वहां कैसा रहे, हमेशा कम बना रहे। पछाव मेघ पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तो इसको 10 किलोमीटर भी कह सकते हैं या हम यहाँ पर 8 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन 10 किलोमीटर लिखने का रीजन क्या है? 10 किलोमीटर अगर इस 18 किलोमीटर से कंपेयर करेंगे तो हम कहीं कहीं इसको 10 किलोमीटर लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पर इसको हम 10 ना लिखे 8 किलोमीटर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पछाव मेघ ऊष्मा को सम्मिलित कर लेते हैं और उसके विरलन से पृथ्वी के वातावरण को ठंडा किया जाता है। किसके द्वारा? बात को याद रखेंगे, सल्फेट वायु विलयन अंतःक्षेपण का उपयोग कर किस मंडल की बात की जा रही है? तो मंडल याद रखेंगे, कौन सा मंडल है? समताप मंडल, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है? समान रहता है। पिछली क्लासों में इसकी बड़ी विस्तार से आपके साथ चर्चा भी की गई है। आइए यूपी पीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न आपके लिए है, देखते हैं कौन आंसर देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन आपको इसमें मिल रहे हैं और दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं, पहली बात। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापन का प्रभाव होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना पहला सही है और ना दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला बैठता है। सर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ये रहेगा। उच्च मेघ की बात की जा रही है। उच्च मेघ, यहां से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं। भाई भूपृष्ठ को ठंडा कैसे कर देंगे? सौर विकिरण को परावर्तित कर। भाई सूर्य का प्रकाश अपरावर्तित होगा क्योंकि ये कण जो होते हैं मेघपाच, जो उच्च मेघ जो होते हैं, बादल जो पाए जाते हैं, पछाव कपासी बादल के तौर पर हम इनको, या मेघ वर्षा के बादलों के तौर पर हम इनको जानते हैं। और इनकी ऊंचाई जो होती है, अभी हमने पढ़ा कि 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। तो वहां पर जब भी वर्षा होगी तो वहां का टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा? अपने आप ठंडा होगा। सौर विकिरण का तो वहां कोई रोल ही नहीं कि सौर विकिरण से प्रकाश क्या हो जाता है, वो तो फैलेगा। जब फैलेगा तो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो तो बढ़ता चला, ठंडा होता चला जाएगा। निचले क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात तो गलत है। भूपृष्ठ के उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापमान का प्रभाव पड़ता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, पहली बात से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर हुआ आपका डी। आइए देखते हैं बेटा, बात को जरा समझते हैं। तो यहां बात बिल्कुल क्लियर है
कि सर इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि आंसर क्या होगा, डी होगा। भाई दिए गए कथनों में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? उच्च मेघ सामान्यतः 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें अब इस बात को फिर समझ लो बेटा, देखो बात को ऐसा, ये क्षोभ सीमा है, ये 8 से 18 किलोमीटर है, तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ध्रुवों से अगर नापेंगे तो हाइट अलग रहेगी और विषुवत रेखा से आंकेंगे तो हाइट कुछ और रहेगी। जिसमें पछाव मेघ, पछाव स्तरीय मेघ और पछाव कपासी मेघ को देखा जा सकता। अच्छा, यहां पर इसको हम तीनों स्तरों पर अगर हम बांटेंगे, तीनों बादलों की अगर हम बात करेंगे, तो तीनों बादल हम समान रूप से कह सकते हैं कि ये जो पाए जाएंगे 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाएंगे। इसमें पछाव सबसे ऊंचे होते हैं, पछाव बादल जो होते हैं, जिनकी रचना हिम कणों से होती है, छोटे छोटे हिम कणों के रूप में होती है। इनमें स्वच्छ मौसम तथा चक्रवात के आगमन की सूचना मिलती है। वहीं पछाव स्तरीय मेघ भविष्य में चक्रवात की सूचना देते हैं। और पछाव कपासी मेघ छोटे समूह तथा छायाहीन होते हैं, और ये मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करने में भूमिका के तौर पर नहीं निभाए जाते, क्योंकि ये छोटे समूह के तौर पर पाए जाते हैं। निम्न मेघ औसत ऊंचाई 2 किलोमीटर तक होती है, और इसमें स्तरीय कपास मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा स्तरीय मेघ को देखा जा सकता है। ये वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनका निर्माण कोहरे की निचली परत को विसरण तथा उनके उत्थान के कारण भी होता है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ से उच्च अवशोषण नहीं होता, और इसमें तापमान प्रभाव अधिक नहीं होता। तापमान तो क्लियर है कि तापमान उस क्षेत्र में क्या रहेगा, कम ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईएसपी 2013 का ये प्रश्न है। आपको बताना है कि तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? कौन से पॉइंट हैं जिनके द्वारा बिजली चमकती है? ऑप्शन है आपके सामने। आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलने से। केवल पहला सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल पहला और तीसरा सही है। उपरोक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। तो जल्दी से बताएंगे सर इसका सही और सटीक आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही और सटीक आंसर ये होगा। सभी लोग आंसर दे बेटा, जितने इस समय लाइव हैं एक बार सभी लोग आंसर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे अपने सभी ग्रुपों में। जी जल्दी से बताएं कि सर इसका सही आंसर होगा। भाई तड़ित झंझा के दौरान आकाश में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं मेघ का गरजना उत्पन्न करना जो होता है, ठीक है ना, बिजली का चमकना जो होता है, उसी को हम ये कह सकते हैं तड़ित झंझाक के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आकाश में कपासी मेघों के मिलने से। तो कपासी मेघों के मिलने से तो अभी हमने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करा था, जो डायग्राम हमने देखा था। दूसरा, तड़ित जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तो तड़ित तो खुद ही पूछ रहा है, तड़ित जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, बात को स्पष्ट नहीं हो रही कि बिजली का चमकना जो होता है वो इसके अंतर्गत होता है, लेकिन ये बात तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रही। हवा और जल कणों की ऊपर की ओर तीव्र चलने से, हवा और जल कणों की, हवा के द्वारा जल कण जो जाते हैं संवहनीय वर्षा के तौर पर जिनको जाना जाता है, वो तो यहां बैठ सकता है, लेकिन बाकी पॉइंट यहां पर सटीक नहीं बैठ रहे। तो हम ये कह सकते हैं उपरोक्त में से कोई भी तड़ित उत्पन्न नहीं करता। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका डी। देखिए बात को जरा समझेंगे बेटा, और देखिए इस बुक की खासियत देखिए, इस प्रश्न के लिए अलग से एक नॉलेज प्लस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बात स्पष्ट है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसके आधार पर आंसर को स्पष्ट तौर पर व्याख्यान किया जाए, तो उसके लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल आंसर आपका सही है कि आंसर आपका डी है। तो दिए गए कथनों में कोई भी कथन सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी के संस्करण में भिन्नता होती है। अंग्रेजी मेघ के गरजन उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में, जबकि हिंदी तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के में पूछा गया है। मतलब सेंस भाई ये पूछने का भाषा उसकी बदल दी है। यहाँ अंग्रेजी या उत्तर अंग्रेजी संस्करण के अनुसार बिजली गिरने के साथ ही उसमें उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप तापमान एकाएक बढ़ जाता है और तीव्र आवाज उत्पन्न होती है, जिसे मेघ गरजना कहते हैं। ये जल की बड़ी बूंदों के विखंडन के रूप में उत्पन्न होती है। आइए इस बात को यहाँ इस पर थोड़ा समझते हैं। बड़ी तड़ित झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावत होता है। इसमें विस्तृत और घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं
तड़ित झंझा में हवाओं का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, जो आपको बताया था संवहनीय वर्षा जो होती है भाई यहाँ से धीरे धीरे हवा क्या होती है ऊपर जाती है, बिल्कुल क्लियर होता है। और बिजली का तेजी से चमकना, बादलों का गरजना प्रमुख विशेषता होती है। तड़ित झंझा का स्वरूप उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा अभिसरण क्षेत्र में होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आर्द्रता भी कन्फर्म हो तौर पर बढ़ती ही चली जाएगी। अगला प्रश्न है आईएसपी 2002 का, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर कीजिए विचार। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा। तो यहां पर डिस्कशन करना है जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों के आधार पर कि कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा, कौन सा बिंदु है जो सही और सटीक है। इसमें जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई संघनन, संघनन क्या है, बिल्कुल क्लियर भाई। संघनन की प्रक्रिया बादलों की चमक देखने से मिलती है। तो बादलों की जो चमक देखने को मिलेगी इसमें क्या होता है, गैस अवस्था, गैस अवस्था होगी, लिक्विड अवस्था होगी, ठोस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को हम यहाँ के अंतर्गत रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, ये बात भी क्लियर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आर्द्रता भी बढ़ेगी, ये भी बात क्लियर है। पर्वत विज्ञान, पर्वत विज्ञान तो नहीं होता, पर्वतीय वर्षा के तौर पर हम इनको जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जलवायु की बात की जा रही है। तो जलवायु या भूगोल विषय के तत्वों के आधार पर बात की जा रही है। तो ये बात क्लियर है कि पर्वतीय वर्षा के तौर पर हम इसको जान सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ऊर्ध्वाधर हवा, ऊर्ध्वाधर हवा कि हवा का रुझान कैसा, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज है, तो ये भी बिल्कुल सही बैठता है। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा कौन सा है, सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आइए, तो बिल्कुल सही आंसर है सर, इसका आंसर होगा सी। मेघ की गर्जन की घटना वायु के संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता एवं ऊर्ध्वाधर हवा के कारण होती है। संघनन की प्रक्रिया में बादलों की चमक देखने को मिलती है और संघनन की अवस्था में हवाएं तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक, उच्च ताप और आर्द्रता के कारण वायु अचानक फैलती है जिसके ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊर्ध्वाधर पवन मेघ गर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित बनाती है और इस प्रकार की पर्वत विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषय संबंध इसके अंतर्गत मेघ गरजने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब हमारा टॉपिक है जलवायु एवं इसका वर्गीकरण। जो जलवायु है और उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा उसको यहां पर हमें समझना है। देखिए बात को जरा समझेंगे बेटा। पहले हम जलवायु और इसका वर्गीकरण का परिचय समझते हैं। ये है क्या, क्लाइमेट मतलब जलवायु शब्द जो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले बात आ गई कि ये शब्द जो है क्लाइमेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जलवायु, ये शब्द कहाँ का है, ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सर ये वाला शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो एक शब्द है क्लीमा, क्लीमा से उत्पन्न, मतलब क्लीमा से उत्पन्न मतलब परिस्थितियों, जलवायु की दशाओं के आधार पर जो उत्पन्न होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। दीर्घकालीन मौसम की दशाओं का बोध होता है। जलवायु और मौसम, मौसम जो हो, दीर्घ जलवायु जो होगी वो लंबे समय तक के लिए होगी, लंबे समय तक जो बनेगी उसे जलवायु कहेंगे। मौसम छोटे समय के लिए रहता है। एक समान जलवायु क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोई एक विशेष क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो उसको रखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, जलवायु प्रदेश। वे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जलवायु या उसके भाग को, तो एक है अक्षांश, अक्षांश इसका मुख्य कारक है। प्रत्येक अक्षांश के साथ हम देखेंगे कि वायुमंडल में आर्द्रता में परिवर्तन हो रहा है, नमी में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्लियर है, जब सभी कंडीशन वहां पर मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित सभी क्षेत्रों में मुख्य कारण जो बनेगा वो आर्द्रता बनेगी। तुंगता मतलब ऊंचाई, ऊंचाई के साथ कंफर्म करेगा। समुद्र से दूरी, समुद्र तट से जितनी दूरी होगी उसके आधार पर निर्भर करेगा कि आपके मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है। टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, वनस्पति के प्रकार, कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां की वनस्पति कैसी है उस पर भी इसका निर्भर करेगा। बाष्पीकरण का प्रभाव कि आपके क्षेत्र में बाष्पीकरण जो है वो 0 से 4% के दायरे में कितना है, ये इस पर निर्भर करेगा। अगर इसका वर्गीकरण किया जाए तो प्रथम प्रयास का आधार कि पहली बार
जलवायु का वर्गीकरण जो करा गया वो किसके द्वारा किया गया? तो पहली बार प्रभावित हो गए यूनानियों के द्वारा तापमान के आधार पर। तो पहली बार जलवायु का जो परिवर्तन किया गया, वर्गीकरण किया गया, वो करा गया था यूनानियों के द्वारा। और किसके आधार पर? टेम्परेचर के आधार पर। जलवायु कटिबंधों का उष्ण क्षेत्र बताया गया और समशीतोष्ण और शीत में विभाजन किया गया। जलवायु कटिबंधों का उष्ण करा गया और इसको विभाजन जो किया गया दो क्षेत्रों में किया गया, समशीतोष्ण और शीतोष्ण में विभाजित किया गया। जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी, ये दूसरा पॉइंट जो है जिसकी अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका कोपेन वर्गीकरण। कोपेन वर्गीकरण ने जो करा वो तापमान के आधार पर करा, जबकि इससे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो यूनानियों के आधार पर किया गया था, वो भी तापमान के आधार पर किया गया था। और कोपेन का जो वर्गीकरण है वो भी किस पर निर्भर करता है? वो भी आपके टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है। वृष्टि और मौसम स्वभाव का आधार पर डिपेंड करता है। और वनस्पति जलवायु इसका क्या मुख्य सूचक है? तो यहाँ ध्यान, जलवायु और वनस्पति मुख्य तौर पर सूचक जानी गई। और जहां पर जलवायु उष्ण कटिबंधीय उष्ण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, समशीतोष्ण और शीत में विभाजन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट बात अगर हम समझेंगे तो यहाँ बात को जरा समझ, समूह की बात करेंगे, प्रकार की बात करें, अक्षकूट के आधार पर इनको डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेंगे? तो देखिए यहाँ बात को समझें। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु ये समूह है। अब इसमें कौन कौन से प्रकार हैं? तो वह प्रकार कौन कौन से हैं उसे समझेंगे। एक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय मानसून और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है उसके प्रकार कोई पूछे तो प्रकार कितने बताएंगे भाई? उसके प्रकार 3 है और अक्षकूट के आधार पर इनको इनसे संबोधित किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को एफ बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून को एम बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं सूचक को एडब्ल्यू के आधार पर संबोधित किया जाता है। अब शुष्क जलवायु की अगर हम बात करें तो शुष्क जलवायु को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी के नाम से जाना जाएगा पहला, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के आधार पर जाना जाएगा, मध्य अक्षांश पेटी के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, शुष्क शीत आर्द्र उष्ण कटिबंधीय के आधार पर या मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के आधार पर जो अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है इसको संबोधित करेंगे VSH के आधार पर, इसको BWH के आधार पर, इसको BSK के आधार पर, CWA और BWK के आधार पर इनको संबोधित किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बात आती है कि इनके और किस प्रकार की बात करी जाए। तो इसके बाद आता है आपका, ये है आपका शीतोष्ण। तीसरा कौन सा है? शीतोष्ण या उष्ण शीतोष्ण के आधार पर या मध्य अक्षांशी के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। इसमें होगा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहां पर ध्यान समझेंगे, शुष्क जलवायु को अगर हम देखेंगे तो इसको डिवाइड जो हम करेंगे तो ये आपको इतने प्रकार के भागों के अंतर्गत रखा जाएगा, 1 2 3 4, हम इसको 5 भागों में रखेंगे। जबकि उष्ण को यह कहना चाहिए कोष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांश की बात करेंगे तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को भी 3 भागों में ही डिवाइड किया जाता है। एक है आपका आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसको CFA बोला जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु इसको हम CSA के नाम से जानते हैं, और समुद्रीय पश्चिमी तट के आधार पर जिसको CFV के नाम से संबोधित किया जाता है। शीतलन हिमबद्ध जलवायु की हिमबन की बात करेंगे तो आर्द्र महाद्वीपों के तौर पर इनको महाद्वीपों के आधार पर इसको डिवाइड किया जाएगा, इसको DF के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगला समूह जो आएगा वो शीत जलवायु के नाम से जाना जाएगा। और जो शीत जलवायु है, शीत जलवायु में एक आएगा टुंड्रा प्रदेश, जो प्रदेश के आधार पर जाना जाता है टुंड्रा प्रदेश, और इसको जो अक्षकूट के आधार पर जाना जाएगा इसको ET बोला जाएगा। दूसरा है शीत जलवायु, शीत जलवायु ध्रुवीय हिम टोपी, जो हिम ध्रुवों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में जाना जाएगा, इसको बेटा हम EF के नाम से संबोधित करते हैं। जबकि उच्च भूमि की अगर हम बात करें तो इसको उच्च भूमि के नाम से H मतलब हाई के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है जो छत्तीसगढ़ PCS में आया है 2013 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से बताएंगे कि
कि क्लाइमेट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही आपके साथ डिस्कशन किया है भाई, अंग्रेजी भाषा से है, लैटिन भाषा से है, ग्रीक भाषा से है या जर्मनी भाषा से। तो अभी थोड़ी देर पहले, अभी कुछ सेकंड पहले ही हमने बेटा चर्चा करी कि क्लाइमेट मतलब जलवायु, ये शब्द कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, तो यहां पर सटीक आंसर होगा आपका सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। तो आंसर हो गया बिल्कुल सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। भी क्लाइमेट शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द क्लीमा से लिया गया है, जिसके साधारण अर्थों में दीर्घ काल के लिए औसत मौसम के रूप में परिभाषित किया गया है। कि लंबे समय का जो होगा, दीर्घकालीन मतलब है लंबे समय तक जो कंडीशन बनी रहेगी उसको हम क्लाइमेट या जलवायु के तौर पर जाना जाता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए बना उसको हम मौसम के दायरे में रखेंगे। दीर्घकालीन अवधि का मानक औसत जो होता है 30 वर्ष का होता है, किंतु अन्य अवधियों का उपयोग भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्लाइमेट से संबंधित अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जलवायु विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें आपने समझी कि क्लाइमेट शब्द कहां से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है और उसके अध्ययन को किस नाम से संबोधित किया जाता है। यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न कह रहा है मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है उसे क्या कहा जाता है। वह ऊंचाई कहलाएगा, अक्षांश कहा जाएगा, वनस्पति का प्रकार कहलाएगा, यह समुद्र से समीपता के आधार पर उसको डिफाइन किया जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। मुख्य कारक जिसके आधार पर जलवायु को निर्धारित किया जाता है। भाई जलवायु को निर्धारण की अगर हम बात करेंगे तो इसका निर्धारण अक्षांश के आधार पर भी किया जाता है, तापमान के आधार पर भी किया जाता है, समुद्र से डिस्टेंस के आधार पर भी किया जाता है। लेकिन अभी हमने डिस्कशन करा कि सबसे मुख्य कारक कौन सा होगा। तो सबसे मुख्य कारक जो होगा वो कारक होगा आपका अक्षांश के आधार पर, कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करेगा वो अक्षांश के आधार पर होगा। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता चला जाएगा तो कंफर्म है कि उस जलवायु की मौसम की बात करें वो उस मौसम में परिवर्तन अपने आप ही भी बढ़ता दिखाई देगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आर्द्रता में परिवर्तन होगा, जलवाष्प में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे अक्षांश में परिवर्तन होगा तो सबसे मुख्य कारक जो होगा वो कारक आपका अक्षांश होगा। इसका सही आंसर बी रहेगा। तो जरा समझ लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है सर बी इसका बिल्कुल सही। भाई किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है, अक्षांश होता है। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु पट्टियों का निर्धारण किया जाता है, और अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जलवायु क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, और तीसरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर हमने जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया। दूसरा, किसी क्षेत्र में मौसम की एक लंबी अवधि को औसत तौर पर जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबे समय की अवधि कितनी होगी, तो अवधि हमेशा याद रखना, इसकी जो अवधि बनेगी वो लगभग 30 वर्ष की होती है, लेकिन समय के साथ कंडीशन के अनुसार ये बदलती रहती है कुछ क्षेत्रों में। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसी क्षेत्र की जलवायु पर अक्षांश, तुंगता और समुद्र से दूरी, तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण का प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। यह जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, और विश्व की मुख्य रूप से 12 प्रकार की जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। तो पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर स्पष्ट करेंगे कि कितने प्रकार की जलवायु, 12 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया गया है। और यूपी में अगर हम बात करेंगे तो यूपी आपका 9 जलवायु के रूप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 और यूपी पीसीएस प्री 2018 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है वनस्पति जलवायु का सही सूचक, वनस्पति जलवायु का सही सूचक या सही मापदंड, यह कथन संबंधित है किससे, थॉर्नथवेट के अनुसार, कोपेन, ट्रिवार्थो या स्टैम्प। तो जल्दी से बताएंगे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सही और सटीक आंसर क्या होगा।
किनका स्टेटमेंट है, किनके अनुसार ये कहा गया? भाई जर्मनिक वैज्ञानिक थे जिनकी बात यहाँ की जा रही है, और लगभग 1900 में वनस्पति को उन्होंने आधार मानकर विश्व की जलवायु का विभाजन किया था। तो विश्व के विभाजन की, जलवायु के मौसम की बात करें, जलवायु के विभाजन की बात करें, तो वो कौन था, किसके आधार पर किया गया था? ए बी सी डी, जल्दी से आंसर देंगे कि सही, इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? विभाजन जो किया गया था वो टेम्परेचर के आधार पर किया गया था। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक और सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल क्लियर है कि कोपेन थे, इन्होंने सबसे पहले जलवायु का क्या करा था, सही मापदंड किया गया, तो सही तौर पर आकलन किया गया था। पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, तो बताएंगे ये जर्मनी वैज्ञानिक हैं। ये कैसे हैं? जर्मनी भूवैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है इनको, और इन्होंने लगभग 1900 ईस्वी के आसपास टेम्परेचर के आधार पर क्या करा था, इसका विभाजन किया था, किसका? जलवायु का। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक मापदंड जो है तो कोपेन के द्वारा किया गया, जर्मनी जलवैज्ञानिक है, और कोपेन ने 1900 में वनस्पति को आधार बनाकर विश्व की जलवायु का विभाजन किया गया था। कोपेन भांति थॉर्नवेट ने भी जलवायु का विभाजन किया था, किंतु इसके विभाजन का आधार वर्षण को प्रभावित करना था। तो वर्षा को प्रभावित जो किया, वर्षा को प्रभावित करने के कारण क्या, कौन कौन से प्रकार है, तो वो किसके द्वारा किया गया? थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग किया गया था। जबकि कोपेन ने वनस्पति जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना, और वहीं थॉर्नवेट ने वनस्पति को जलवायु को अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया था। तो दोनों के स्टेटमेंट पे याद करें, दोनों के रिसर्च का तत्व क्या था, अलग अलग था। फिलहाल यहाँ पर सही आंसर जो बना वो आंसर बना आपका बी होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न है जो आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु विषयक तत्वों पर विचार कीजिए। यह है संघनन है, उच्च ताप एवं आर्द्रता है, पर्वत विज्ञान है, ऊर्ध्वाधर हवाएं एवं मेघ का गरजना है। तो देखिए यहाँ पर बात क्लियर हो रही है जलवायु विषयक तत्वों पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बात आएगी सबसे पहले सघन। भाई सघनन क्या है कि वायु के जो कण है वो छोटे छोटे कणों, नमी की जो मात्रा है वो छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और वहां पर गैस, लिक्विड या सॉलिड जो है वो उस रूप में परिवर्तित होकर दिखाई देगी। तो ये बात उच्च टेम्परेचर एवं आर्द्रता, तो बिल्कुल क्लियर है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, उच्च टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ती हुई स्वाभाविक तौर पर दिखाई देगी। पर्वत विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर पर्वत विज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। पर्वत मौसम के आधार पर इसका आकलन, या पर्वत बादलों के आधार पर क्या, ऊर्ध्वाधर हवाएं और मेघ का गरजना, ये भी जलवायु विषयक सूचक के अंतर्गत आता है। जलवायु को प्रभावित करने के कारक के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड गलत है, तो आंसर जो होगा इसका 1 2 4, तो यहाँ पर 1 2 4 2 3 4 1 2 4, तो सही आंसर जो होगा, सही और सटीक आंसर होगा इसका सी होगा, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो सही आंसर इसका जो होगा फिलहाल वो रहेगा आपका सी। सभी स्थानों की जलवायु तत्वों के संदर्भ में सभी तत्व सही हैं, इसमें सी गलत था बेटा। सघनन की दशा में पक्षीय मेघ और तुषार हिम का निर्माण होता है, और इसमें ओश कोहरा अत्यधिक जलवायु का समांतरण रूप से स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है। उच्च तापमान के कारण निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, और आर्द्रता के कारण निम्न दाब के क्षेत्र में वर्षा की क्या बनती है, संभावना स्पष्ट रूप से बनी रहती है। पर्वतीय संरचना उसकी उपस्थिति किसी क्षेत्र की जलवायु के रूप में प्रभावित करता है। पर्वतीय आर्द्र हवाओं को रोककर वर्षा करते हैं, तथा गर्म ठंडी हवाओं को रोककर मौसम तापमान को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ऊर्ध्वाधर हवा मेघ गरजने के साथ जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता हुआ तापमान के कारण में बनने वाले निम्न दाब को समान रूप से प्रभावित करते हैं। आपको मैच करना है कि इनके कूट क्या है। कूट की चर्चा करी थी कि इनके कुछ कूट के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, तो जल्दी से बताएंगे कि किसका कूट क्या रहेगा। कोपेन का जलवायु संबंधित प्रकार लिखा है, और अक्षर कूट लिखे हैं कि इनको किट कूट के आधार पर इनको संबोधित किया जाता। उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन इसके सामने लिखा है AF, मध्य अक्षांश मरुस्थल CS, भूमध्य सागरीय DF, या आर्द्र महाद्वीपीय BWK। तो जल्दी से बताएंगे बेटा कि इसका सही और सटीक आंसर कौन सा मैच करेगा। जी जल्दी से बताइए सर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, 5 का सही और सटीक आंसर क्या रहेगा। तो यहां देखिए बात को जरा समझ, उष्ण कटिबंधीय,
तो उष्ण कटिबंधीय को संबोधित किया जाता है AF के नाम से। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल मिडिल, तो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को संबोधित किया जाता है VWK के आधार पर। दूसरा है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय होगा आपका। और आर्द्र महाद्वीप को संबोधित किया जाता है DF के नाम से। अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट दिया है, तो इन दोनों में नहीं है। फर्स्ट का फर्स्ट ए में ही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर होगा। आइए बात को जरा समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सही है व्याख्या कि ए इसका आंसर ये होगा। उष्ण कटिबंधीय आयु F आर्द्र जलवायु किसी भी परिस्थिति में कम से कम 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शुष्क मौसम में भी वर्षा इससे कम नहीं होती। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल की जलवायु को BWK से संबोधित किया जाता है और औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ये मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तान जलवायु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु को CS में ग्रीष्म काल शुष्क होता है और शीतकालीन में ग्रीष्म की अपेक्षा 3 गुना वर्षा अधिक होती है। यह रूम सागरीय जलवायु के रूप में भी इसको संबोधित कहा जाता है। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को DF जो शीतकाल में मौसम आर्द्र होती है और इसमें मौसम सामान्यतः आपका वही रूप में बना रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो IAS प्री 2013 का प्रश्न है। आपको बताना है कि महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, या तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। तो जल्दी से बताएंगे सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी से ध्यान से समझिए, महाद्वीपों के अंतस्थों के वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन अभी मैंने बताया था कि रीजन जो होगा वो सबसे मेन रीजन भाई अक्षांश के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अक्षांश यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर, तो वो डिपेंड करेगा कि महाद्वीपों की बात की जा रही है तो महाद्वीपों के टेम्परेचर में जो भिन्नता पाई जाएगी, जो कंडीशन पाई जाएगी, वो डिपेंड करेगी भूमि और जलवाष्प के तापीय अंतर पर डिपेंड करेगी। तो सही आंसर होगा आपका ए होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखिए बात को जरा समझेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है सर, ए आंसर होगा। महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है। सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा क्या रहता है? ठंडा रहता है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में स्थल पवनों, सागरीय पवनों के कारण भी मौसम सामान्य तौर पर बना रहता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हुआ आपका डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। मैं आशा करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत क्लियर समझ में आई होगी, बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई होंगी। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद बेटा।